मनोज दीक्षित के बारे में मैं कुछ कहूँ तो मुझे लग रहा है कि भारतीय परंपराओं के पोषक आचार्य के रूप में डॉक्टर मनोज दीक्षित का नाम हमेशा ही लिया जाए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लखनऊ विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर एंड हेड रहे और इसके बाद जो इनका कार्य रहा वो पर्यटन में, और पर्यटन भी धार्मिक पर्यटन विशेष रूप से। डॉक्टर साहब जब अवध विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे तो एक परंपरा की शुरुआत जो हम सब लोग आज देख रहे हैं बहुत बृहद रूप में चल रही है, दीपोत्सव की परंपरा। डॉक्टर मनोज दीक्षित कार्यक्रम मना रहे हैं, उसके पीछे डॉक्टर मनोज दीक्षित। मैं डॉक्टर मनोज दीक्षित को ट्विटर पर बहुत हृदय से फॉलो करता हूं और जब मैं इनका नाम देखता हूं कि आचार्य मनोज दीक्षित तो मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है और बड़े आदर सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर मनोज दीक्षित को कि आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद आपके इस सुंदर परिचय के लिए। ऐसे परिचय बड़े टेम्पटिंग होते हैं, अपने बारे में भी अच्छा लगता है सुनने में, अधिक झूठ हो लेकिन अच्छा तो लगता ही है। सर हम लोगों की परेशानी ये है कि आपके लिए इससे कम कुछ हम लोग कह नहीं सकते ना सर, अब करें क्या? उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यू हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। वैसे छुट्टी रहती है जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आपने एक ऐसे विषय पर आयोजित की है जिसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि भारत सबसे बड़ी उर्वरा भूमि है। संदर्भों से भरे हुए हैं जब हम इनोवेशन, क्रिएटिविटी जैसे विषयों की बात करते हैं। सोचिए अगर जगदीश चंद्र बसु नहीं होते, हम ये आज भी संघर्ष कर रहे होते हैं कि पेड़ पौधों में जान होती है। अगर स्वामी विवेकानंद नहीं होते, हम आज भी संघर्ष कर रहे होते हैं कि इस बिल्ड टू MC स्क्वायर होता भी है कि नहीं। कौन थे ये लोग और क्यों हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो मानव मन है उसकी जो वृत्तियां हैं वो बहुत ही क्रिएटिव होती हैं। बेस्ट ऑफ द इनोवेशंस आर डन बाय पीपल whom we call crazy। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें लोग कहते होंगे पागल है, इसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या आता रहता है, लेकिन उसका दिमाग चल रहा है ये तो पक्का है। भारत में एक व्यक्ति जिनको बड़ा श्रद्धा के साथ हम लोग जानते मानते हैं और अपनी विधा में भी माहिर थे, वो आपने सबने नाम सुना ही होगा, मार्क टली। BBC हिंदी के भारत में वो प्रमुख रहे, वर्षों तक रहे। 40 वर्षों से अधिक उन्होंने भारत में सेवा दी। हिंदी मार्क टली जितनी अच्छी बोलते थे उतनी अच्छी हिंदी बोलने वाले हिंदी नहीं बोलता, अध्ययन था, लेकिन उनकी पुस्तक बहुत विशिष्ट है। भारत के बारे में अपने अनुभवों की पहली पुस्तक उन्होंने लिखी। उस पहली पुस्तक का पहला शीर्षक, पहला टाइटल, पहला अध्याय था, उसका नाम था जुगाड़, द ग्रेट इंडियन जुगाड़। और उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर लिखा कि इंडिया से ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव लोग नहीं देखे, क्योंकि उनका पहला अनुभव हुआ था कि उन्हें हरियाणा और पंजाब की साइड में आई हुई बाढ़ को कवर करना था। सारे रास्तों पे पानी भरा था, कहीं कोई वाहन जा नहीं सकता था, ट्रक भी नहीं जा पा रहे थे। उनको ये निर्देश हुआ कि आपको इस बाढ़ को कवर करना है, भारत की बड़ी बुरी स्थिति को बड़े शान के साथ दिखाना है। मार्क टली के पास चैलेंज था, जाएं तो कैसे जाएं। उन्होंने किसी से पूछा तो उसने, एक जाट था, उसने कहा चलो हमें दिखा देता हूं, हम तो रोज जा ही रहे। तब उन्होंने पहली बार उस जुगाड़ का नाम
यानी जुगाड़ के दर्शन के जो आपने देखा होगा, पंपिंग सेट को बैलगाड़ी के ऊपर लगाकर एक टेम्परेरी स्टीयरिंग लगाकर बगैर किसी ब्रेक की चिंता किए हुए तो चलने वाली विशिष्ट व्यवस्था थी जो पानी के ऊपर चलती थी, क्योंकि इंजन ऊपर था, डूबने का खतरा नहीं। और ऐसे में उन्होंने पूरी बाढ़ कवर की हरियाणा की, और लौट के उन्होंने लिखा कि बुरा तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अच्छा कहने लायक यही था कि आप इस व्यवस्था के तहत यूरोप में भी कहीं नहीं जा सकते थे, जिस व्यवस्था के तहत मैं पूरे बाढ़ को कवर करके आ गया। ये उस समस्या का उत्तर है जिसे आप इनोवेशन कह सकते हैं। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के छात्र विशेष रूप से ये मान लिया गया है आजकल, हालांकि गलती माना गया है, लेकिन मान लिया गया है कि इनोवेशन माने इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इनोवेशन इज बेसिकली ए पीस ऑफ माइंड। अगर आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा के आनंद महिंद्रा जी के ट्वीट्स पढ़े हो या उनका वो हब देखा हो, रिसर्च हब जिसको वो कहते हैं, उस रिसर्च हब को आप पहली बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे तो कबाड़ी अच्छा था। यानी किसी एंटीक डीलर के यहाँ भी आप चले जाते तो शायद ऐसे कुछ चीज़ें मिल जाती, लेकिन उनका ये उद्देश्य रहा है कि जितने भी इनोवेटर्स हैं वो किसी भी लेवल के क्यों ना हो, किसी भी लेवल के क्यों ना हो, उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इस छोटे से क्रिएटिव इनोवेशन से एक बड़ी सी टेक्नोलॉजी जन्म लेने वाली। अभी उन्होंने पिछले हफ्ते एक, ऑफ कोर्स ये सारे इनोवेशंस नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के ही हैं, यानी स्टूडेंट्स के भी नहीं है, मैकेनिक्स के हैं। अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले देखा कि एक व्यक्ति ने एक छोटी सी कार बनाई 4 पहियों की, जिसे को किक स्टार्ट किया जा सकता था, स्कूटर की तरह किक से स्टार्ट और कार की तरह चलने वाला विचित्र सा एक मॉडल। उन्होंने जैसे ही उसको देखा, कॉन्टैक्ट किया, उनसे कहा कि देखो सरकार तुम्हें बंद कर देगी क्योंकि सरकार के पास सोचने के दायरे बहुत सीमित हैं। आरटीओ वाला कहेगा इसका लाइसेंस बन नहीं सकता, इसको तुम चला नहीं सकते, इसे कर दिया जाएगा बंद। ये आप हमें गिफ्ट करो, ये हमारे रिसर्च के लिए बहुत बड़ा इनपुट आएगा, बनेगा। और उसके बदले उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक नई बोलेरो गिफ्ट करता हूं। आपको लगेगा डील तो खराब थी, बोलेरो क्यों दे दी छोटी सी गाड़ी के लिए, लेकिन किस चीज के लिए दिया? उस इनोवेशन के लिए, उस सोच के लिए जो आगे आने वाले समय में एक क्रांतिकारी सोच हो सकती है। पानी से चलने वाली वाहन मैकेनिक्स बना रहे, गैस से चलने वाले वाहन मैकेनिक्स ने बनाए। कोरोना में एक विशिष्ट ड्राइवर था, वो टेम्पो चलाता था, ज्यादा ऑटो चलाता था, जो बड़े वाले ऑटो होते हैं, आपने देखा होगा राजस्थान वगैरह में काफी चलते हैं, जिनमें एक सीट पीछे भी खुलती है। वो चला रहा था, कोरोना आ गया, आदेश हुआ 2 गज की दूरी, दूसरे से सेपरेशन जरूरी। उसे लगा कि मैं अब भूखा मरूंगा क्योंकि मेरी गाड़ी में एक ही आदमी बैठ सकेगा। उसने एक सेपरेटर लगाया ऐसे करके, और 4 लोगों के बैठाने की ऐसी व्यवस्था की कि चारों अलग अलग केबिन में बैठे, और वो चारों अलग अलग केबिन में बैठे। वो फोटो किसी ने खींची, सोशल मीडिया पे डाली, महिंद्रा जी ने तुरंत संपर्क किया, इसे ले आओ। ये इनोवेशन आगे आने समय में एक कम खर्चे पर सेपरेट केबिन में चलने का आनंद देने वाली व्हीकल के रूप में किया जाएगा। 2 चीजें, ये इनोवेशंस के आइडिया आते कहां से? अनफॉर्चुनेटली हमारे मॉडर्न स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन सारे आइडियाज को रेडीमेड तरीके से डेवलप्ड वर्ल्ड से आयातित करना चाहते हैं। कर्सी महर्षि गूगल, जो वो दे दे वही अंतिम है। तो हमारे यूरोसेंट्रिक मॉडल्स, अमेरिका सेंट्रिक सोच, इससे डेवलप हुई कि इनोवेशंस वहीं हो रहे हैं। हमने वो रिवर्स नहीं किया, सोचा नहीं उसके बाद। कभी आप देखिए, अभी तो आजकल की तारीख में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो गई। 3 देखने वाली मूवीज जिसको हम कह सकते हैं आई है। अभी एक रॉकेटरी आई थी और 2 अभी रॉकेट बॉयज 1, रॉकेट बॉयज 2 आई है। जब देखिए उनके अंदर सोचने की बात ये नहीं क्या इनोवेट कर रहे हैं, सोचिए कि सोचने की बात ये है कि वो कैसे कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में कर रहे हैं। और कोई
संदेह नहीं इस बारे में कि डॉक्टर होमी भाभा की हत्या इन्हीं कारणों से हुई। जब उन्होंने कहा कि अब इंडिया को एटॉमिक बम बनाना ही होगा, देयर इज नो चॉइस, और उसी पर उनको बड़ी ताकतें निपटा देती हैं, उनका तो इतिहास इस काम का। लेकिन इनोवेशन और इनोवेशन की टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट नेसेसरली वेरी हाई एंड टेक्नोलॉजीज, दे आर एप्लीकेबिलिटीज, एप्लीकेशंस। मेरा आग्रह हमेशा स्टूडेंट से यही रहता है, अपने साइंस के स्टूडेंट से, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट से, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से ये रह सकता है, किसी एक समस्या का समाधान करने लायक क्षमता आपने अगर विकसित कर ली तो आप इनोवेटर हैं। समस्या आपको ढूंढनी होगी, वो समस्या आपको रेडीमेड नहीं लेनी है, वो आपको अपनी समस्याओं से जूझ के लेनी है। मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा और एक आध चैलेंज भी दूंगा, शायद आगे चलकर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज इस दिशा में कुछ कर सके। हमारी समस्याएं हैं क्या? हमारी एक बड़ी समस्या वेस्ट डिस्पोजल। हम धीरे धीरे कैपिटल बनते जा रहे हैं दुनिया की, क्योंकि वेस्ट डिस्पोजल की हमारी क्षमताएं बहुत ही सीमित हैं, और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो सब यूरोपियन है। उस यूरोपियन टेक्नोलॉजी से हो सकने वाला वेस्ट डिस्पोजल बहुत स्लो और बहुत ही खर्चीला है। तो हम क्या करेंगे? मैं समाधान नहीं देने वाला, मैं चैलेंज दे रहा हूं। ये समस्या इससे पहले भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाए, हमारे क्रिएटिव इनोवेटर्स को इसके बारे में सोचना चाहिए। और ऐसी सोच नहीं है कि आपको सोचने के लिए कहीं फिर भागना पड़े यूरोप, नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर आप थोड़ा और पीछे की तरफ चले जाएंगे तो आपको समाधान मिल जाएंगे। उदाहरण देता हूं आपको, क्यों ऐसा क्यों होता है। कभी पढ़िएगा, टेस्ला का नाम आपने सुना होगा। टेस्ला बड़ी कंपनी, उसके मालिक निकोलस टेस्ला। उनकी भेंट दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी भेंट एक ही यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद आपसे नहीं होती। जब आपको मैं देखता हूँ टीवी पे बात करते हुए, और जैसा मैंने कहा कि मैं आपसे कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जिस वस्तुनिष्ठ तरीके से आप अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं वो सुनने लायक, पहली चीज। और दूसरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अपील करती है विनीत गोयल का भारतीयता के साथ का जुड़ाव। और तो मैं आपके और श्रोताओं के बीच में ज्यादा समय नहीं लेना चाह रहा, बीच में आना चाह रहा। अनुरोध है कि आए और अपने उद्बोधन से हम लोगों को अनुप्रेरित करें। So when my conversation is over, I'll take 1 minute digression and I'll talk on innovation also, because as a part of innovation, there was no communication, and my contest will be purely on communication, because social media is about communication. कोई भाषा नहीं थी, बात करने का तरीका नहीं था, साइन नहीं था। आप उस समय की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करिए कि एक माँ है और एक बच्चा है। बच्चा सामने से माँ को कहना चाहता है कि मुझे भूख लगी है, लेकिन वो कम्युनिकेट कैसे करेगा? बस वो लैंग्वेज, बात करने का कोई तरीका नहीं था। और जब पहली बार
माँ ने अगर अपने बच्चे को इस तरह से बुलाया होगा, ये साइन लैंग्वेज से, और बच्चे को समझ में आएगा कि माँ मुझे बुला रही है, और वो जाके मिला होगा माँ को, तो क्या सुखद अनुभव होगा। Communication for the first time was the real revolution in the world. It was the real innovation in the world. It was the first time when there was a sign language. उसका आनंद आप शायद आप आज कर नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करना है आनंद। It had one challenge. You could only communicate if the person was looking at me. If I try to communicate with somebody who is outside this wall, I tried desperately with my sign language, I will not be able to communicate. कितना भी कोशिश करेंगे तो देख नहीं पाएगा, ये बात तो सच है ना। दूसरी क्रांति जो हुई थी वो कब हुई, जब शब्द आए, जब लैंग्वेज आई, और माँ ने कहा होगा यहाँ आ, और बच्चा वहाँ दौड़ कर गया होगा, कितना सुख मिला होगा, क्योंकि वो सुख जो था वो पहले वाले सुख से ज्यादा था, हाथ से बुलाने में और बुलाने में। कब दीवार के उस तरफ अगर मैं खड़ा है, दूर खड़ा है, तो आप बुला सकते हैं, यू कैन कॉल द अटेंशन। As I said, my topic is social media, so I'll have to talk about communication first, then the mediums of communication. फिर तीसरी जो क्रांति आई थी कम्युनिकेशन में, संवाद में, वो आई थी लिखने की। जब पहली बार किसी ने कोई चीज बनाई होगी और उसको दूसरे व्यक्ति ने उसी तरह से पढ़ा होगा जो पहले वाले ने लिखा था। अ लिखा होगा, दूसरे वाले ने उसको अ पढ़ा होगा, ख लिखा होगा तो उसको ख पढ़ा होगा। तब वो जो क्रांति आएगी वो लिखेगा और बताएगा। क्या डिफरेंस था तीसरी क्रांति में? तो पहली क्रांति में आप बात कर सकते थे, थोड़े बहुत अंडरस्टैंड कर सकते थे, लेकिन बात फिर जा नहीं सकती थी आगे। इनोवेशन या सोसाइटियल communication has to be transferred from one person to another person to the third person. When the knowledge is transferred from the originator of the knowledge, innovator to the consumer, then only the knowledge is complete. तो जब लिखित आना लगा तो तीसरी बार ये बात हुई कि किसी ने लिखा और जो लिखा वही चीज बाकी लोगों ने पढ़ा। अब इसमें एक फेर आ गया, वो फेर था मीडियम का। Now not only the revolution of communication has happened, but there is an introduction of medium. लिखेंगे किस पर? पत्थर पे लिखेंगे, लीव्स पे लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको और इनोवेशन हुआ, पेपर आया। इसका एक फायदा हुआ कि जो कहा उसी तरह से ही बताया गया। वरना वो एक विस्पर जो हम खेलते थे बचपन में कि एक दूसरे के कान में कहेगा, दूसरा तीसरे के कान में कहेगा, और बात कहीं से कहाँ तक पहुंच जाती थी, वो होता था। लेकिन जब लिखित होता था, जो लिखा गया था वही पढ़ेंगे। रामायण लिखी गई और देखिए कई सदियों के बाद में भी हम उसी रामायण को उसी तरह से पढ़ते हैं। देयर इज नो कंफ्यूजन बिकॉज़ इट इज बीन रिटन। अब बात के साथ में टेक्नोलॉजी आ गई, पेपर आ गया। पेपर अच्छा होने लगा तो और कई सदियों तक वो पेपर चला। पांडुलिपियां कई शतक तक चलती थी। फिर उस बात में एक और टेक्नोलॉजिकल चेंज आया कि जो कहता है आदमी वो दूर तक सुनाई देता है। अभी दीक्षित सर ने इनोवेशन की बात की थी, आया वो था सोशल इम्पैक्ट, जो मेरा आज का विषय है। नाउ वन कैन कम्युनिकेट विद मल्टीपल पीपल एट साइमल्टेनियस टाइम सिटिंग एट वन लोकेशन। एक जगह बैठकर एक व्यक्ति कई जगह पे बात कर सकता है। जो उल्लेख हमारे ग्रंथों में कहीं पे आकाशवाणी का था, शायद यही होगा। मुझे संदर्भ ठीक से नहीं समझ आ, लेकिन शायद यही हो सकता है कि आप एक जगह बैठे कर सब जगह बता देंगे। रेडियो में देखिए, सुभाष चंद्र बोस एक जगह बैठे थे और उन्होंने कहा, और आज तक हमको याद आता, आप मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा, तो उन्होंने कहा तो आए। अब टेक्नोलॉजी जो थी वो बढ़ती जा रही थी, कम्युनिकेशन का नया रिवोल्यूशन कम आ रहा। और चौथा रिवोल्यूशन जो आया वो आया था ऑडियो वीडियो का, कि जो आप कहीं पे करते वो दूर भी दिखता है, जब टेलीविजन आया। लेकिन इसके अंदर सोशल इंपैक्ट और बढ़ा, क्योंकि जब सुनता था आदमी तो सुनते समय कुछ सुनता था, कुछ नहीं सुनता था, अटेंशन स्पैन कम होता था। लेकिन जब वो देखता था तो ज्यादा आता था। मेरा विषय जैसे मैंने कहा कि पूर्व में क्या कहा गया कि सोशल इंपैक्ट, द इंपैक्ट ऑन सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया विद द सोशल मीडिया। इफ यू रिमेंबर, इट वाज Mr. Kennedy who first spoke about the nation's contribution towards the nation on television in an election campaign. अब इसका एक उपयोग जो था वो इलेक्शंस को होने लगा। इलेक्शन में संवाद, और संवाद को किस तांत्रिक तरीके से आपके सामने रखा जाएगा, इसके बारे में चर्चा होने लगी। बात आगे बढ़ी तो फिर उसके अंदर एक और इनोवेशन आया कि क्या एक जगह बैठकर लोग एक जगह पे जो जाते हैं, वैसे कई लोग एक साथ में कई जगह बात कर सकते हैं क्या? क्योंकि टेलीविजन का, रेडियो का एक दोष था, वो दोष था वन टू मेनी, यानी एक व्यक्ति कहेगा कई लोग सुनेंगे। मेरे पूर्व में, राजेश जी के पूर्व में ऐसे होता था कि वक्ता ऊपर से बोलते थे, हम नीचे कार्यकर्ता के रूप में सुनते थे, नोट्स बनाते थे, बड़े खुश होते थे। हमारे मन में कई बार बातें आती थी कि कुछ बातें बताएं, लेकिन वक्ता और हमारे बीच में बहुत सारा फासला होता था। उस फासले को हम पूरा नहीं कर सकते थे। सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे या फिर स्टेज होगा, कुछ भी होगा, लेकिन किसी कारण से हम उसके फासले को पूरा नहीं कर सकते।
और अपनी बात को मन में रखना। सोशल इम्पैक्ट दे हैव नॉट डिनाइड दैट राइट टू कम्युनिकेट। जो क्षमतावान था, साधन संपन्न था, वही कहेगा, उसकी बात सब लोग सुनेंगे, लेकिन जो साधन संपन्न नहीं है, जो क्षमतावान नहीं है, उसकी बात नहीं सुनेंगे। नाउ विथ द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, वी मूव फ्रॉम वन टू मेनी टू मेनी टू मेनी, यानी कई लोग एक साथ में कई लोगों से बात कर सकते हैं। और इसने एक सबसे बड़ा सोशल इम्पैक्ट जो किया, वो इम्पैक्ट था, इट वॉज अ ग्रेट लेवलाइजर। आपकी खुद की आय कितनी भी हो, आप गरीब से गरीब परिवार से आए हो या धनवान परिवार से आए हो, आप अपनी बात रखने के लिए सक्षम हो। तो डेमोक्रेसी का जो पहला सिद्धांत है, एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, वो इसमें हुआ कि सबको समान अधिकार मिला लिखने का। और लोगों ने इंटरनेट पे लिखा कि मैं भी लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आज हम दोनों भाई साथ में मंच पे बैठे हैं, साधन संपन्न भी बैठे हैं और मेरे जैसा एक गरीब परिवार से आया हुआ लड़का भी यहाँ पे बैठ सकता है, जो उसको अधिकार मिला। तो सोशल इम्पैक्ट बैठने का अधिकार है। तो ये जो चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंज ऑफ सोशल इम्पैक्ट हुआ, उसको आगे कैसे बढ़ाते हैं, और उसके अंदर मैं 2-4 बातें आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा। कि इसमें एक और चीज लिखी गई थी कि सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट। तो आपको सोशियो पॉलिटिकल को हम तोड़ते हैं, मैंने अभी तक पॉलिटिकल बात की थी, अब सोशल बातें करते हैं कि समाज में क्या, मैं जिस पार्टी से आता हूँ, जिस परिवार से मैं आता हूँ, उसका विश्वास और मेरे प्रधानमंत्री का विश्वास, ये जो है वो अंत्योदय में है। मोदी जी हर बार जब ये बात करते तो वो द लास्ट पर्सन इन द क्यू, द मोस्ट इनएलिजिबल, डिप्राइव्ड, शोषित प्रताड़ित समाज की बात करते हैं। उसका मैं उदाहरण देता हूँ। मेरे पूर्व में सर ने भी कहा था प्रताड़ित या फिर जो वंचित समाज हो सकते। एक एच.के. खान कमेटी रिपोर्ट थी। एच.के. खान कमेटी रिपोर्ट ने बताया कि भारत के अंदर एक्सेस टू बैंकिंग नहीं है, एंड वी ओनली हैड few percentage of people who had access to bank. Access to bank का क्या मतलब है? तो 3 बातें होती है। एक होती है कि आप बैंक मेरे नजदीक में है, मैं दिहाड़ी नौकर हूँ, 25-50 रुपए कमाता हूँ, और बैंक मेरे से 100 किलोमीटर दूर होगी, तो मैं कैसे बैंक में जाऊँगा? एक्सेस ही नहीं होगा, फिजिकल एक्सेस नहीं। तो मैं इस अंबालिका इंस्टीट्यूट में बहुत ही अच्छा सैलरी लेने वाला प्रोफेसर हूँगा या कोई कर्मचारी हूँगा, लेकिन मेरा जो समय है नौकरी का वो भी 10 से 6 है और बैंक का समय भी 10 से 6 है। तो एक्सेस टू बैंक बिकॉज ऑफ टाइम नहीं है मुझे। मैं यहाँ छुट्टी लेके जाऊँ क्या? HOD मुझे डांटेगा, कैसे मैं रोज रोज छुट्टी लूँ? तो एक्सेस टू बैंक समय से मिले। तीसरा, मैं स्टूडेंट हूँ, घर से भी पैसे कमाते हैं, उसमें अगर बैंक में मिनिमम बैलेंस का चार्जेस, ATM का चार्जेस, फला का चार्जेस लगा है तो डिनायल बिकॉज ऑफ कॉस्ट। ये 3 चीज होता है। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम, जो मैडम अपने मुझे टॉपिक दिया, बड़ा अच्छा है कि मुझे मौका मिला आपके सामने रखने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके ऊपर सोचा कि एच.के. खान कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके कारण जनधन आया। जनधन आने से, जनधन, आधार और मोबाइल, ये 3 चीजों को साथ में लाने से अब बैंक आपके जेब में है। बैंक आपके जेब में 24 घंटा है, आप मोबाइल से बैंक जाते हैं, उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, और वो चार्जलेस है, उसका कोई कॉस्ट नहीं। तो जनधन अकाउंट आया, और आपकी जानकारी के लिए एच.के. खान कमेटी रिपोर्ट में जो उन्होंने चैलेंजेस बताए थे उसको सबको ओवरकम किया गया। यहाँ तक किया गया कि अब 32 करोड़ नए बैंक अकाउंट्स बने, लोगों के बने जिन लोगों को बैंक में जाने की सुविधा नहीं थी, उनको वंचित किया गया। दूसरा एक समस्या था कि किसी प्रधानमंत्री में, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं इसलिए नाम नहीं लूंगा, किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 100 रुपये भेजते हैं, वहाँ 15 रुपये जाता है। टेक्नोलॉजिकल यूज ऑफ सोशियो इम्पोर्टेंस टू करप द करप्शन, ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, किस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करना और पारदर्शिता को लाना, इसका दूसरा एग्जाम्पल है, वो है आधार। आधार को लाके जो देना है उतना पूरा पैसा जिसको देना है उसी व्यक्ति को मिलेगा। होस्ट विल नेवर टेक एडवांटेज ऑफ योर स्कीम्स एंड पीपल कैन नॉट डिनाई द बेनिफिशियरी द राइट ऑफ बीइंग बेनिफिशियरी। जिसको देना है उसको पूरा मिलेगा, तुरंत मिलेगा, एक ही समय में मिलेगा, कोई डिनाइल नहीं होगा। इसका आधार यूजिंग JAM, जनधन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल, and I think that is a great equalizer in this country, and today we have brought this. Now one more impact of socio-political impact through social media and technology. Let me give you 2 more examples. We had seen that in Libya, in Syria, and many other African and Middle Eastern states. The changes
in the political leadership came through social media. Agitations were there. सीरिया में तो हमने देखा लीबिया में भी देखा कि बहुत सारे agitations हैं. हिंदुस्तान में बदलाव आया. दुनिया में सबसे पहले अगर सोशल मीडिया का किसी ने इस्तेमाल किया तो ओबामा के कैंपेन में हम 2008 में देखते हैं कि ये कैंपेन. मेरा ये सौभाग्य रहा कि जब पहली टीम बनी IT सेल की तो मैं उसमें को कन्वीनर इस नाते से राष्ट्रीय को कन्वीनर इस नाते से आया और एक टोली बनाई गई कि इसको स्टडी किया जाए कि कैसे स्टडी दिस कैंपेन एंड माय पार्टी भारतीय जनता पार्टी as well as there were few other spinster parties which used social media for their advantage and we were very happy we could communicate with masses. आज केंद्र सरकार राज्य सरकार राजनेता अगर अपनी बात कहते तो तुरंत आपके सामने आता है और अगर गलत हुआ तो आप लोग अपनी बात उस बातों को खंडन भी करते हैं. मैम यू अक्सर आस्क मी टू से challenges of social media and the impact of technology. So there is one challenge. दीक्षित सर ने मेरे पूर्व में वेदांता फिलोसफी की बात की और हमारे पूर्व के इतिहास के बारे में बात की. एक उसमें शब्द आता है पहले कि कृष्ण का जन्म होने वाला था और माया ने माया रचा और फिर हमको सबको पता था कि कुछ जो वहाँ के संतरी थे वो सो गए. What is Maya? Maya is fake. With the advent of social media and technology, now there are multiple types of truth. When I was studying in college, I and Dr. Dixit, we only had one truth. सच को सच ही बोलते थे हमारे यहाँ पे, लेकिन आजकल कई सारे सच हैं. सेमी ट्रूथ, हाफ ट्रूथ, जनरेटेड. There are fake news. And will this impact the socio-political scenario and that too in India? Of course it is. We have multiple fault lines. We have worked over it. This country had fault lines of religion. We had fault lines of caste, class, languages. We inherited that from Britishers. While we are trying to overcome that by various schemes. अभी एक स्कीम के बारे में आपके सामने देखूंगा कि भाई वन नेशन वन राशन कार्ड से क्या फायदा होगा. तो दीक्षित सर, राशन कार्ड तो गरीब के पास होता है. गरीब अपनी भूमि कब छोड़ के भाग जाता है? माइग्रेशन कब करता है? जब उसके पास खाने के प्रॉब्लम होते हैं तभी तो जाता है. आदमी जमीन कब छोड़ेगा? अब जब वो जाता है तो वहां उसको राशन नहीं मिलता है. दिहाड़ी की नौकरी करता है, दिन भर कमाने के बाद बनिया के पास जाके और महंगा राशन खरीदता है. तो जो कमाता है उसमें से कम बचता है. लेकिन अगर टेक्नोलॉजिकल इस्तेमाल करके उसके हिस्से का राशन उसको वहां मिले जहाँ पे वो काम कर रहा है तो उसके पैसे जो है इकोनॉमिकल कंडीशन की चेंज होगी. इसके बारे में सोचना. तो ये बहुत बड़ा इक्वलाइजर और लेवलाइजर होगा कि जहाँ पे मेरा वो मजदूर भाई कहीं पे भी जाएगा उसको सरकार की सभी सुविधाएं G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन्स सर्विसेज. इसको पहले सरकारें जो थी वो बड़ी डिफरेंट तरीके से देखती थी. गत 7-8 साल में इसको सेवा के रूप में देखा गया और अगर आपको कई सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए तो आपके घर पर बैठ कर टेक्नोलॉजी ले मिलता है. मुझे लगता है सबसे बड़ा सोशो पॉलिटिकल इम्पैक्ट दुनिया में कहीं नहीं और इतने ज्यादा लोगों में निकल जाए. आप में से कई लोगों की सैलरी जो है वो टैक्स ब्रैकेट में आती होगी. वाइस चांसलर सेक्रेटरी की तो पक्का आती है. इंस्टीट्यूट आप चलाते आपको तो टैक्स अधिकारियों से कई बार मुलाकात होती है. एक बहुत परेशानी होती थी. देयर वाज अ वर्ड कॉल्ड एज टैक्स टेररिज्म. यानी मंदिर में जाना या इनकम टैक्स ऑफिस में चले जाना तो लोग पहले इनकम टैक्स ऑफिस में जाते थे, बाद में मंदिर में जाते थे. ब्याह शादी कराना है कि इनकम टैक्स से. बट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये जो एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड ऑफ इंस्पेक्टर था उसको निकाल कर फेसलेस टैक्सेशन करना. दैट इज द सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी वेयर यू आर नाउ नॉट फियरिंग द इंस्पेक्टर. यू कैन डिफेंड. कैन यू सिट डाउन इन योर हाउस एंड राइट एन FIR? दैट एम्पावरमेंट हैज बीन गिवन बाय दिस टेक्नोलॉजी. आई थिंक दैट इज व्हाट इज अ ग्रेट चैलेंज. Again, opportunity which we have got and that is a great change which we have seen in our election. Transparency has come. Equal distribution of resources has been there. I am not denied what is being given to my MLA brother. I am been not denied which you can get, sir. I can also get that because I have the power of social media. मैडम मैंने कोशिश की मेरे जो मुझे मेरे छोटे से बुद्धि से ज्ञानी व्यक्तियों ने कहा तो मेरे अंदर भी एक भावना है कि भाई 2 मिनट का और अगर आपने मुझे समय दिया तो मैं विषय को छोड़. There was a talk of innovation which is my subject and if you read my book Data Sovereignty Pursuit of Supremacy, मुझे सौभाग्य मिला कि हिंदुस्तान के 4 जर्नल
रॉ के डायरेक्टर और इसरो के चेयरमैन के साथ में पुस्तक लिखने का मुझे आदेश हुआ था और मैंने वो पुस्तक लिखी थी। उसके बाद फिर उसकी चर्चा की। उस पुस्तक के पहले पन्ने में हमने एक श्लोक लिखा है। मैं आप लोगों जैसा अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता हूँ संस्कृत का, क्योंकि मराठी में ज़्यादा पढ़ाई की। कोशिश करूँगा अगर शब्द अगर मेरे गलत भी हो तो आप उसकी भावना को समझ पाएंगे। उसमें मुझे एक सिखाया गया था कि अश्वनेवम गजनेवम, आपने सुना है किसी ने? अश्वनेवम गजनेवम सिंह नेवच नेवम, अजात पुत्र बलिदाता देवो दुर्बल घातका। तो मैंने जब ये पहली बार सुना तो मैंने जनरल शेखरकर से पूछा कि सर प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। ही सेड अश्वनेवम, आपने किसी ने कभी अश्व घोड़े की बलि देते हुए सुना है क्या? कोई किसी भी धर्म में किसी भी देश में नहीं होता है घोड़े की बलि। गज नेवम, हाथी के बलि होते कितना मोटा होता है, गला कैसे कटेगा? कटेगा ना, बलि नहीं दिए जा सकते। सिंह नेवच नेवम, you cannot kill a predator. Lion, tigers, leopards, jaguars cannot be killed, but they will attack you back. श्लोक का जो दूसरा लाइन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अजात पुत्र बलिदाता। अजात कौन होता है? बकरा। बकरे का बेटा जो होता है वो कभी खैर नहीं बना सकता, और वही सिर्फ बलि का पात्र होता है। जनरल शेखरकर जब मुझे ट्रेन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि the last line is very impactful. We need to remember this and remind this to yourself every minute. देवो दुर्बल घातका, इवन गॉड डिसलाइक इफ यू आर अ वीक एंड अ वीक पर्सन, ही विल नॉट स्पेयर। बलि भगवान किसके ऊपर किसकी दी जाती है? जो कमजोर होता है, मजबूत की नहीं दी जाती है। तो अगर देश को मजबूत बनाना होगा तो इनोवेशंस करना पड़ेगा। एक फिगर आपके सामने रखता हूँ, बड़ा दुख होता है। जापान की पॉपुलेशन जो है वो 12 हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, हम उनसे करीब करीब 12 टाइम ज्यादा पॉपुलेशन है। जमीन का माप देखिए कितने गुना ज्यादा है, पानी का माप देखिए कितना गुना हम उनसे ज्यादा है, इकोनॉमी देखिए हमारे उनसे सबसे ज्यादा है। सन 21-22 में जापान ने 2,89,000 पैटेंट्स फाइल, हमसे 12 गुना कम है। अगर 12 गुना हम उसको करें तो हमने कम से कम 36 लाख पैटेंट फाइल करने चाहिए, उनको इक्वलाइज करें। मुझे दुख होता है इस स्टेज पे खड़े होकर, मैं शर्म फील करता हूँ कि मैं बच्चों के सामने क्या, हमने केवल 66,000 पैकेट्स। मैं श्लोक बोलने का कारण जो डाइवर्शन फ्रॉम माय टेल कि इनोवेशन ही हमारे लिए जनरेट। द फीस ऑफ लाइसेंस विच वी पे इज फार मोर देन द फीस विच वी पे फॉर एक्वायरिंग ऑयल। द कॉस्ट ऑफ डेटा एक्विजिशन एंड इंपोर्ट एंड द लाइसेंसेस इज फार मोर देन द ऑयल विच वी डू। एक मोबाइल जो आप लेके आते हैं उसमें अंदर करीब 60% का कॉस्ट है, कोई लाइसेंस की, बैटरी का लाइसेंस, रेडियो का लाइसेंस, स्पीकर का लाइसेंस, डिस्प्ले का लाइसेंस। हमारी पीढ़ी कितनी कर पाएगी मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोगों के हाथ में है। शायद किसी न किसी दिन सर आप मुझे फिर से बुलाएंगे भाषण देने के लिए, और तब मैं जब मैं आंकड़े पढ़ रहा हूँ तो जापान से हम 13 या 14 गुना ज्यादा पैटेंट्स फाइल कर चुके होंगे कुछ इनोवेशन के बारे में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप हमारे एकेडमिया के प्रतिनिधि के रूप में राजनीति आया हुआ है, जैसे हमारे राजनीति में आया हूं मैं। और इसके बाद हमारे अपने परिवार के एक सदस्य हमारे मध्य हैं, उनके बारे में मुझे परिचय देने की आवश्यकता तो नहीं है जी, उनके बारे में मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय पुलिस सेवा में रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे रहे हैं, और भारत में आज जितने केसेस बने हुए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, उसमें 75% से ज्यादा उनके द्वारा दायर किए गए हैं। इससे ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मेरे भाई हैं, बड़े आदर के साथ मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ भाई राजेश्वर सिंह को, जो हमारे अपने परिवार के सदस्य के रूप में। थैंक यू रविशंकर जी, सो ग्रेटफुल। यार तो दिस इज माय फैमिली, ये तो अपने घर में आना इतना अच्छा लगता है। अंबिका एंड गोइंका साहब, अंबिका एंड वी हैव स्टडीड टुगेदर, हमारा बचपन का साथ है। पेरेंट्स हैव बीन टुगेदर, हमारे फादर और प्रमोद अंकल बहुत ही अभिन्न थे। मेरे फादर पुलिस में थे इलाहाबाद में। वी हैव बीन ग्रोन अप टुगेदर। लखनऊ में अंबिका सेंट फ्रांसिस में थे, मैं कॉलविन में था। वी हैव ऑल ग्रोन अप टुगेदर एंड यस कम अप विद सच अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट। इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं एंड दे आर गेटिंग
so good placements. Ambalika Institute is doing so well. मुझे आना यहाँ इतना अच्छा लगता है. I always feel very happy and congratulations to you all for maintaining such high standards. सबसे पहले श्री BC मिश्रा साहब हमारे अंकल श्री चेयरमैन अम्बालिका इंस्टीट्यूट, so grateful to him. अंबिका जी CEO अम्बालिका, मैडम आराधना मिश्रा जी MLA, बहुत ही डायनेमिक पॉलिटिशियन है, हमसे सीनियर लीडर है, हम लोग को गाइड भी करती रहती है, 3rd टर्म MLA है. Such a brilliant academician, Professor Manoj Dikshit sir, ex-Vice Chancellor Awadh University. We are so grateful sir. बहुत अच्छा आपका सानिध्य मिल रहा है हम लोगों को. And we heard such lovely words from Shri Vinod Goenka ji, economist, spokesperson BJP. आपकी बोलना, आपकी जानकारी, आपके ज्ञान तो उसका कोई जोड़ नहीं है. We daily hear you on television and on different topics. You speak so well and you are so well read, and we are also lucky कि आपकी बात हम लोगों को आज सुनने को मिली, especially on transparency, especially on JAM का कैसे हो रहा है, and especially on technological advancement and कैसे समय के साथ कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, कैसे स्पीच आई, क्या साइन लैंग्वेज हुई, कैसे आज हम लोग चल रहे हैं. The impact on social media. So your talk, your words were very nice. Shri Ashutosh Dwivedi ji, so grateful. We are Director Ambalika Institute, Madam Shweta Mishra ji, who is organizing this thing, such wonderful work you are doing. Shri R.S. Mishra Sahab, Dean Ambalika, and all my dear friends, students, teachers, सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ. Coming here and let me start with one thing. अभी सर जैसा कह रहे थे कि पेटेंट्स की फाइलिंग कम है, दैट इज ट्रू. बट 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हिंदुस्तान 86वें नंबर पे था, वी वर 86. एंड 2023 में आज हम 40वें नंबर पे हैं. वी हैव कम अप विद अ जंप ऑफ 46 नंबर. थैंक्स टू आज इंडिया जो है 7th है वर्ल्ड में पेटेंट फाइलिंग में, 5th है ट्रेडमार्क फाइलिंग में. वी आर ग्रोइंग. थे तो हमारी क्या स्थिति थी, 20% लिटरेसी पे हम थे, जो आज बढ़ के 75% हो गई है. जब हम आज़ाद हुए थे पर कैपिटा इनकम हमारी 500 रुपए थी, जो बढ़ के आज 1,80,000 से ज़्यादा हो चुकी है. जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी फॉरेक्स रिजर्व मात्र 1,076 करोड़ था, जो आज बढ़ के 50 लाख करोड़ हो चुका है. टुडे वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. पिछले 1 साल में 2 साल में हमने अमेरिका, हमने इनको रशिया को, हमने इंग्लैंड को, हमने जर्मनी, सबको हमने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में पीछे छोड़ा है. वी आर अ ग्रोइंग कंट्री. थैंक्स टू ऑल. थैंक्स टू आवर. वी आर अ ग्रोइंग कंट्री. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. और आप ही लोग को, देश को आगे लेके जाना है. यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. और जितना क्रिएटिविटी, जितना इनोवेशन हिंदुस्तान में हो रहा है, जब हमारा ये स्टार्टअप इंडिया आया, स्टार्टअप इंडिया 2016-17 में आया, लगभग 80 महीने में जो हमारी ग्रोथ हुई है, दैट इज फिनोमिनल. 450 से 500 स्टार्टअप्स थे, और आज जो है 80 महीने में 90,000 स्टार्टअप्स हैं इंडिया में. 90,000, दिस इज द ग्रोथ. 90,000 स्टार्टअप्स में वी आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड नाउ. वी आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड. हम यूनिकॉर्न कहते हैं. हर 29वें दिन पे $1 बिलियन की कंपनी इंडियंस बना रहे थे, युवा बना रहे थे, हमारे स्टार्टअप बना रहे थे. और लास्ट ईयर ये रेट बढ़ के गया है. हर 90 दिन एक $1 बिलियन कंपनी बना रही है. ये शक्ति है हिंदुस्तान की. इंडिया इज राइजिंग. डाटा कंजम्पशन की बात हो रही थी, सोशल मीडिया की, जैसा आप कह रहे थे, सोशल मीडिया का फिनोमिनल राइज हुआ है इंडिया में. जब ये दोबारा मैं कहूँगा, जब ये डिजिटल इंडिया मूवमेंट आया 2016 में, आज से लगभग 100 महीने पहले, तो हम वर्ल्ड में 123वें रैंक पे थे डाटा कंजम्पशन में. डाटा कंजम्पशन में वी वर ऑन 123rd रैंक. और आज आपको जान के हर्ष होगा, वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन डाटा कंजम्पशन. 29 GB का एवरेज जो 12 GB per person था. So, but still there is so much scope. There are 83 crore internet connections. There are more than 100 crore mobile phones, out of which there are 70 crore smartphones. It is growing. It is growing in leaps and bounds, and India is progressing at a pace
which is unparalleled, We are heading towards a very brighter future, and आप भी लोग future हैं. Innovation is the most important thing. मैं तो इसीलिए there are challenges, such conferences, such seminars, I would say, and such get-togethers for discussing innovations. What are the papers? What are the new ideas? That are most important thing. एक फ्यूचरिस्ट की हम लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए. where we are going, ये हमारा फ्यूचर आगे 20 साल बाद 30 साल बाद क्या होगा. What will be the future jobs? What will be the future look like? कैसे फ्यूचर की ओर हम लोग जा रहे हैं, क्या है. एक फ्यूचरिस्ट है रे कर्ज़वील. I would like you all to read his books. रे कर्ज़वील, what he said, उसने 1990 में कहा था कि 2000 तक ऐसे कंप्यूटर्स आ जाएंगे जो आदमी को चेस में हरा देंगे. And in 1998 the development was so fast that Deep Blue the supercomputer defeated Kasparov, the world champion. So we are heading towards artificial intelligence, as he said. The rate of movement towards technology and innovation is very fast. क्या कहा था उन्होंने कहा था 2023 तक $1,000 का कंप्यूटर आ जाएगा जिसकी कैपेसिटी होगी ह्यूमन ब्रेन के बराबर. तो आज लगभग उसी तरह के कंप्यूटर्स आ चुके हैं. नाउ वेयर वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट लेवल. व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल? द नेक्स्ट लेवल इज सिंगुलैरिटी. 2045 तक, by 2045 the predictions are the computer, the robot, the artificial intelligence would be of such high that it would have passed the Turing test. सारे इंजीनियर्स हैं यहाँ पे. ट्यूरिंग टेस्ट यू ऑल नो. और आदमी के ब्रेन से बराबर की लेवल पे कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका होगा. ये बात इसलिए कर रहा हूँ, आई एम स्टैंडिंग अमंग ऑल द इंजीनियर्स एंड द बेस्ट स्टूडेंट्स. यू आर ब्लेस्ड टू बी स्टडीइंग इन सच अ wonderful institute. You are blessed to be studying in Lucknow. You have all the facilities. You have to take India forward. You have to take India forward. You have to think. You have to think for a longer future. कि कहाँ पे जा रहा है देश, कहाँ जा रहा है दुनिया, कहाँ जा रही है, भविष्य क्या होगा, भविष्य की नौकरियाँ क्या होंगी. आपको हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है. So you have to think in that way. So I am तो very grateful कि innovations की बात हो रही है. तो इनोवेशन से देश कहाँ जाएगा, इनोवेशन से वर्ल्ड कहाँ जा रहा है. वर्ल्ड सिंगुलैरिटी की ओर जा रहा है, वर्ल्ड इमॉर्टैलिटी की ओर जा रहा है. अभी 3-4 दिन पहले ही मैं रे कर्ज़वील का एक आर्टिकल पढ़ रहा था. सारे ही इकोनॉमिक टाइम्स और वर्ल्ड की सारी जर्नल्स ने उनको लोग वो नहीं करते, डिस्कार्ड नहीं करते, क्योंकि ही हैज बीन रेटेड एज द लिविंग लेजेंड. ही हैज बीन रेटेड एज a scientist, best scientist from America. American presidents ने 3 बार उनको अवार्ड किया. So his writings are taken very seriously. The Spiritual Machines उनकी बुक पढ़िए. So what he says कि वर्ल्ड कहाँ जा रहा है, कि हम लोगों को we have to see where world is going. आपको भी वहीं की ओर सोचना रहेगा. What would be the future jobs? What would be the future requirements of the country? Future requirements of country would be जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है, हमें एमिनिटीज बढ़ानी है, हमें ईज ऑफ लिविंग करना है. ये जॉब्स आपके पास है. आपको मकान ऐसे डिजाइन करवाने हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज देनी है कि जनता हमारी जो 130 करोड़ जनता जो है, विच इज आवर स्ट्रेंथ, नॉट आई वुड नॉट से कि कोई हमारा ये स्ट्रेंथ है. इंडिया इज अ यंग कंट्री ऑल्सो. यंग यूथ की आपकी इतनी पॉपुलेशन है कि वी आर द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. जितना युवा हमारे यहाँ है, अगर उसी की पॉपुलेशन ले तो विश्व में 5वें सबसे बड़े देश के बराबर है. दैट इज आवर स्ट्रेंथ. योर क्रिएटिविटी इज आवर स्ट्रेंथ. आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी और आपका इनोवेशन यही देश को आगे लेके जाएगा. यू हैव टू थिंक इन अ लॉन्गर पैरामीटर. आप ब्लेस्ड हैं, इतनी अच्छी जगह आपको पढ़ने को मिल रहा है with such a good faculty, so you have to think big. मैं एक बार पुनः बहुत आभारी हूँ अंबिका जी का कि इन्होंने इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई है एंड सेमिनार्स. There are so many things मैं बात करना चाह रहा था. बच्चों के बीच आना तो I always try to come and see कि you all must feel proud of your country. You all must always think कि what we are doing, no other country in the world has done. How we have moved in last 50 years, in last 10 years, in last 5 years is unparalleled. कैसे हमारा आप देखिए फॉरेन हमारी इकोनॉमी का, जैसे मैंने कहा we are the 5th largest economy in the world. हम
10वें से 5वें नंबर पे आ गए पिछले 8 साल में। हमारा FDI कैसे बढ़ता चला जा रहा है। इवन ड्यूरिंग कोविड हिंदुस्तान के ऊपर, आपके स्टेट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है वर्ल्ड को कि यार FDI इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। टुडे इंडिया इज अमंग द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां FDI का डेस्टिनेशन है, एंड अराउंड 6.5 to 7 लाख करोड़ FDI पर ईयर आ रहा है। न्यू इंडस्ट्रीज आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नए वर्ल्ड के spend your time in sports also. Last time we had such wonderful annual function where I was here and participate in cultural activities, and all-round development is very important. Personality में खाली एक aspect, खाली पढ़ाई, I don't subscribe to it. It has to be an all-round development of personality, and you are doing so well. And I again congratulate you and thank you so much, Ambika, for calling me, and thank you so much, Ambalika Institute, for calling me. And I wish you all बैठे उधर जा। राजेश्वर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनीत सर, हम लोग भारतीय परंपराओं की और इन चीज़ों की बात कर रहे थे, लेकिन अगर भारतीय परंपराओं को मूर्त रूप में आप देखना चाह रहे हैं तो आप राजेश्वर भाई से मिलें। इन्होंने अपनी माता जी की जितनी सेवा की है वो शायद एक मिसाल है। और दुर्भाग्य से इस वर्ष माता जी का देहांत हुआ। उसके उपरांत इन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो जिम्नाजियम, मेरे ख्याल में स्वास्थ्य सेवाएं जितनी ज्यादा सरोजनी नगर में उन्नत हुई है उतनी शायद लखनऊ के किसी क्षेत्र में शायद नहीं हो पाई होंगी। तो ये राजेश्वर जी का विजन है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पुनः मैं पुनीत जी को विशेष रूप से बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे अवध क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहे राजेश्वर जी हो चाहे आराधना जी हो, इन्होंने अपने क्षेत्र का इतना पोषण किया हुआ है कि जब भी आप कभी जाए तो शायद आपको लगता नहीं कि हम भारत के किसी विधानसभा क्षेत्र में हैं। और मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि कभी आप रामपुर खास जाके देखें तो शायद पूरी तस्वीर आपको बदली हुई नजर आएगी। और आराधना जी को विशेष रूप से धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है कि आराधना जी के लिए फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि राजेश्वर जी को मानचिन्ह दें। अब मैं बात करूं अपनों की और अपने परिवार की। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वो रामपुर खास के जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने जितने रामपुर खास की जनता की सेवा की है वो शायद अनुकरणीय है, अतुलनीय है। हम लोगों के ऊपर उनका स्नेह हमेशा ही रहता है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके हमेशा ही शिकायत रहती है कि हमारे कॉलेज में खुद कमाती है। ये मुझे व्यक्तिगत रूप से शिकायत रहती है कि हमारे कॉलेज में उनका आना बहुत कम होता है। बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपनी बहन आराधना मिश्रा जी का कि वो आए और हम सबको अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। आराधना। आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन इन इंडिया के समापन पर इस सभा में उपस्थित सर्वप्रथम जिनकी वजह से जिसने इसकी नींव रखी और ये आज इमारत बनी है, आदरणीय चेयरमैन BC मिश्रा जी, मैं उनका नमन करती हूँ। और आज जिन्होंने उनके साथ बराबर की हिस्सेदारी और सहभागिता रखी,
उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय रमा मिश्रा जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, पर मैं मानती हूँ कि जितना संघर्ष और जो सपना अम्बालिका का था, इन दोनों लोगों ने देखा, तो उसको मैं आज सच और साकार होते देख रही हूँ। तो मैं उनको नमन करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच में बहुत गौरव की बात है कि ऐसे मंच जो आज सुसज्जित हुआ है, अलंकृत हुआ है, आदरणीय प्रोफेसर एक्स वाइस चांसलर अवध यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, जिनको हमने लगातार टीवी डिबेट्स में देखा और इकोनॉमिस्ट की तरह बहुत ही सुलझा हुआ, बैलेंस्ड हमेशा उनकी डिबेट्स रही है। आज वो हमारे बीच में हैं, भाई विनीत गोयनका जी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करती हूँ। आज एक परिवार के सदस्य की तरह जिन्होंने हमेशा अम्बालिका इंस्टीट्यूट का साथ दिया है, बहुत पुराना रिश्ता है, पर आज वो हमारे बीच में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सम्मानित सदस्य के रूप में आज हमारे बीच में विराजमान है। डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। राजेश्वर जी के परिवार से हम सब का, हमारा, मेरे परिवार का, मेरे पिता का और मेरे फादर इन लॉ का बहुत पुराना रिश्ता है। उन्होंने बताया कि अंबिका जी के साथ आप पढ़े हुए हैं और इसके अलावा इलाहाबाद से हम सब लोग का इनका पारिवारिक लगाव भी रहा है। एक ऐसे पृष्ठभूमि से ये आते हैं, खुद इंजीनियर भी हैं, लॉयर भी हैं और अब हम लोग के साथ नेतागिरी भी कर रहे हैं। तो मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी है राजेश्वर जी की। मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी हमें दी कि वो हमारे बीच में आए और जो बच्चे यहाँ पे हैं, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करें और समापन पर अपनी बात रखें। बहुत बहुत आभार। हमारे डायरेक्टर आशुतोष द्विवेदी जी, श्वेता मिश्रा जी और जिनकी बात पटुका से हम सब हमेशा उत्साहित रहते हैं, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। मैं फैकल्टीज का, हमारे सभी अम्बालिकन स्टूडेंट्स का और बहुत सारे मुझे भी बताया कि फिनलैंड से हमारे ऑनलाइन एक प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत सारे हमारे फैकल्टीज और गेस्ट जो इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में, जो 6 तारीख को शुरुआत हुई, 7 और 8 को आज तीसरा दिन है समापन का आए, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। इसका इनॉग्रेशन श्री ब्रिजेश पाठक जी ने किया था, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार। वो स्वयं आए थे और उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को ओपन किया था, उनका बहुत आभार है। प्रोफेसर रिटायर्ड A.K. मिश्रा जी, फॉर्मर HOD कंप्यूटर साइंस, MNNIT प्रयागराज। प्रोफेसर V.K. सिंह जी, ऑनरेबल VC महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर। डॉक्टर मोहित गंभीर जी, डायरेक्टर इनोवेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर पुनीत मिश्रा जी, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, लखनऊ यूनिवर्सिटी। मिस्टर आमिर रजा, डायरेक्टर सस्टेनेबिलिटी कंसल्टिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, कन्वेंट्री, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम्स। प्रोफेसर रवीन कुमार सिन्हा जी, ऑनरेबल VC ऑफ श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, जम्मू एंड कश्मीर। श्री संदीप द्विवेदी जी, इनोवेशन ऑफिसर CST UP। प्रोफेसर OP सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ काया चिकित्सा BHU। डॉक्टर ममता तिवारी जी, BHU डिपार्टमेंट
से हमारे बीच में 7 तारीख को ये सारे हमारे सम्मानित लोग जुड़े थे। आज हमारे बीच में मंच पर प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, श्री विनीत गोयनका जी, श्री राजेश्वर सिंह जी हमारे बीच में हैं। इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस को एक सकारात्मक और रचनात्मक तौर से हमारे आने वाली नौजवान पीढ़ी को समर्पित करने के लिए मैं सभी का, आप सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ। गोयनका जी ने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग को मंच दे दिया जाए और कितनी भी पब्लिक सामने बैठी हो, बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। टीवी डिबेट में भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब बुद्धिजीवियों के बीच में बोलना होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। और खासकर जो हमारे नौजवान, जो देश का भविष्य है और जिन्हें टेक्नोलॉजी के दम पर जो आने वाले समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो हमारी लाइफस्टाइल को, इस देश को, इस दुनिया को बदलने की जिसके अंदर ताकत है, ऐसे हमारे जो स्टूडेंट ने बोलना थोड़ा कठिन होता है। पर मैं सिर्फ बहुत एकेडमिक बातें नहीं करूँगी, पर बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ जो मैं इनोवेशन को समझती हूँ। मैं तो साइंस स्टूडेंट रही नहीं, आर्ट्स की स्टूडेंट थी, पर जितना मैंने समझा, जो अपने अनुभव से मैंने जितनी बात को जाना है, कि जब आज से कई सदियों पहले जब हमारे पूर्वज कंदराओं में, गुफाओं में रहा करते थे, जब कपड़े की इजाद नहीं हुई थी, तब उन्होंने पत्थर से व्हील बनाई, पहिया बनाया। मैं मानती हूं कि वो क्या था, वो इन्वेंशन था। पर आज वो पहिया जिसमें एक्सेल लग गया, जिसमें मोटर लग गई और जिससे आज 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ियां दौड़ रही हैं, दैट इज इनोवेशन। ऐसा नहीं है कि इस देश में इनोवेशन पहले नहीं हुए हो। मैं तो ये मानती हूँ कि भारत वो देश है, ऐसा समृद्ध विरासत है हमारे पास, जिसमें चाहे रामायण में, चाहे महाभारत में कई संदर्भ है जिसे आप इन्वेंशन और इनोवेशंस की पृष्ठभूमि मान सकते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखती हूँ कि रावण का पुष्पक विमान क्या था, आज का जेट, हवाई जहाज यही तो था। अब उसकी कल्पना, उसकी फोटोग्राफ तो उपलब्ध नहीं है, वो तो काल्पनिक है जो हम सब देखते हैं, बट इन्वेंशन तब हुआ था। और इनोवेशन आज है जो हम सुपरसोनिक जहाज, जंबो जेट्स में बैठते हैं, तो इसका तो इन्वेंशन तो हो चुका था रामायण के काल में। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है, तो मैं तो मानती हूं कि जब संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत में जो युद्ध हुआ उसकी जो लाइव टेलीकास्ट सुनाया, क्या इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? आज हम डिफेंस में, अब डिफेंस की बात कर ले तो ब्रह्मोस्त्र की बात होती है, ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं। उसके अंदर भी कितनी क्षमता थी। वज्र जो था इंद्र के पास, उसमें कितनी क्षमता थी। कर्ण का जो कवच था, मैं मानती हूं
कि उसको भेदने की क्षमता किसी में नहीं थी। तो ये तो इस भारत देश की मिट्टी में, इसकी विरासत में इन्वेंशंस, इनोवेशंस रहे हैं। ऐसी समृद्ध विरासत हमें गर्व होना चाहिए कि ये हमारे पास है। और इस समृद्ध विरासत को आपको लेकर के बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, ऐसे लर्नेड जो हमारे लोग हैं वो दिशा दिखाएं, मार्गदर्शन करें हमारे नौजवान पीढ़ी का, हमारे इंजीनियर्स का, और भविष्य तय करें। और ये आपकी जिम्मेदारी है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत सारे लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जो यहाँ बैठे हैं, कि हम आपको ये स्टेज सेट करके दे सकते हैं, पर ये इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। इस इच्छा शक्ति के बिना, इस ताकत के बिना, इस इच्छा शक्ति के बिना इस देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता। बहुत सी पॉलिसी सरकार की आती हैं, बहुत गवर्नमेंट पूरी ताकत लगाती, कोई भी सरकार, मैं मानती हूं कि वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में, देश के लिए अच्छी से अच्छी पॉलिसी लेकर के आती है। पर क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उन अपॉर्चुनिटीज को हम 100% यूटिलाइज करें और उसको आगे ले जाने के लिए उन अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से इस देश को आगे ले जाए। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, आपको इस देश को आगे ले जाना है। जो सपना आपके माता पिता ने आपके लिए देखा होगा कि आप पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, बहुत साधारण है, आपको तय करना है कि आप इंजीनियर बन करके एक जॉब सीकर बनना चाहते हैं या आप इन्वेंशन और इनोवेशंस करके आप जॉब गिवर बनना चाहते हैं। आज जैसा कि राजेश्वर जी ने बताया, गोयनका जी ने बताया कि कितने स्टार्टअप्स आज इस देश में बनते चले जा रहे हैं, कितने यूनिकॉर्न्स हैं। ये बच्चे कौन थे, कहां से आए थे? ये मार्स और वीनस से नहीं आए थे, ये हमारे आपके बीच के बच्चे हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिकॉर्न्स और ऐसे स्टार्टअप्स हुए हैं जो गांव की पृष्ठभूमि से उभर करके आए, जिनके पास शायद वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी जहां जो आपके पास है कि वो अंबालिका जैसे या इसी तरह के किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ करके भी आए, पर उनके अंदर कुछ करने की और देश के लिए कुछ करने की, समाज के लिए कुछ करने की क्षमता और इच्छा शक्ति। हमें प्रयास यही करना है, और मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी मंच पे लोग बैठे हैं उनकी केवल और केवल एक मिशन से सब यहाँ आए हैं कि शायद वो इच्छा शक्ति, वो ज़ील हम सके, आपको ये बता सके कि आपको अपने आप को पहचानना है। हर व्यक्ति में, हर बच्चे में, आइंस्टाइन ने कहा था कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, एवरी चाइल्ड इज गिफ्टेड। आपके अंदर वो ताकत है, वो काबिलियत है, और हम सब आपके साथ हैं। जहां भी, जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, ये इंस्टीट्यूशन आपके साथ है, ऐसे मार्गदर्शक आपके साथ हैं। तो कोशिश यही करिए कि अगर आपने इतनी मेहनत करके इस पढ़ाई को पूरा किया है, कि इंजीनियर बनने जा रहे हैं हम, तो कुछ ना कुछ इस समाज के लिए, कुछ ना कुछ इस देश के लिए ऐसा करिए कि सदियों तक आपका नाम हमेशा याद रखा जाए। आप सबको बहुत बहुत
बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस को, 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस को आप सब ने सफल बनाया। और मैं पूरे अंबालिका परिवार के जो हमारे सभी लोग हैं, स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस और होनी चाहिए। अगर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे अपनी क्षमता को भी पहचानेंगे और अपनी योग्यता को और आगे निखार सकते हैं। पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आराधना जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको सुनना हमेशा, अब इसके बाद हमारी कोई भी बात तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम अंबिका जी का आह्वान न करें। इस वर्दी सन है, वर्दी फादर, मैं बार बार कहता हूँ। Very good afternoon, all of you. In fact, it is, afternoon. So, पत्नी के सामने पति का बोलना अपने आप ही बहुत इनोवेटिव आइडिया है। कि वो करेज, जो एक मूल ब्रांड चीज है, हर एक व्यक्ति में होती है कहीं ना कहीं, उस करेज को इकट्ठा करके और अपने स्टूडेंट्स की आंखों में देख के आदमी पत्नी के सामने बोल पाए, इससे इनोवेटिव चीज क्या हो सकती है। गोयनका जी, राजेश्वर जी, आराधना जी, हमारे डायरेक्टर श्वेता जी और जो भी लोग इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहे, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने 3 दिन इस कॉन्फ्रेंस को जारी रखा। बहुत सारे लोग, जैसे मोहित जी जुड़े थे बाहर से, यूएस से, आज भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं बाहर से, उनका भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इसमें आके कॉन्फ्रेंस को एक नई जान दी। हमारा एक कार्य है जो एज ए एजुकेशनिस्ट हमें करना होता है, वो ऊर्जा बच्चों में देना कि वो कहीं ना कहीं से अपने आप को आने वाले समाज में, जिसमें इतने चैलेंजेस हैं, इतना कंपटीशन है, उसमें स्थापित कर पाए और अपना करियर पाए। हमारे चेयरमैन मिस्टर BC मिश्रा, उनका हमेशा से ये सोच रही, जिस दिन से कॉलेज की नींव डाली थी, कि हम ऐसे बच्चे पैदा करें, ऐसे बच्चे पढ़ाएं जो 10 लोग को जॉब देने के काबिल बने। जॉब लेना तो आसान होता है, जॉब देना बहुत बड़ा दायित्व है। और हम उस तरह के स्टूडेंट्स, उस तरह के एंटरप्रेन्योर्स, उस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट करना चाहते हैं, जिनमें वो कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी। बट स्टिल आई थिंक दैट द सिस्टम ओवर हियर, जो हमारे यहाँ सिस्टम है, वो हमारे दिमाग को, हमारी सोच को बांध देता है। राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जब से हम पैदा होते हैं, हमारे ऊपर उम्मीदों का बोझ लाद देते हैं सब लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे पीयर ग्रुप्स, कि हमें ये करना है, क्या करेंगे। एक फ्री माइंड जो होता है वही इन्वेंट कर सकता है, वही इनोवेट कर सकता है। शायद एक ही चक्की में पढ़ना, एक ही तरह से ग्राइंड होना, एक ही कॉम्पिटिटिव वे में आगे बढ़ना और एक ही तरह के सिलेबस को पढ़ के जो हम पास आउट होते हैं, वहीं पे कहीं हमारी इनोवेटिव जो कैपेसिटी होती है वो कहीं खो जाती है। तो शायद आप अपने इस बिजी शेड्यूल से अपने आप को निकाल पाएं और जान पाए कि आपके अंदर वो क्या प्रतिभा है जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। एवरी फील्ड हैज अ अपॉर्चुनिटी, अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर स्टडीज, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग, आपको आप में क्षमता होनी चाहिए अपने आप को पहचानने की और उन चीजों को विकसित करने की जो प्रतिभा आपको लगती है कि आपको नया आयाम दिला सकती है। तो एज ए एजुकेशनिस्ट हमारा यही एक ऑब्जेक्टिव है। आप देखिए जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, आप किसी की फॉर्मल एजुकेशन देख लीजिए तो अपने इंटरेस्ट से वो लैब में काम करते हैं। तब उन्होंने इन्वेंशन किया। इन्वेंशन इनोवेशन से बड़ी चीज है। इन्वेंशन इज लाइक फाइंडिंग एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत आपने ढूंढा। हम तो इनोवेशन की बात कर रहे हैं जहां पे उन इन्वेंशंस को यूज करके आप कोई नई चीज बनाए। वो आदमी ने 80 इन्वेंशंस कर दिए, 100 इन्वेंशंस कर दिए। पहले होता था, आज क्यों नहीं होता? क्योंकि हम एक सिस्टम में बन गए हैं, एक एजुकेशन सिस्टम में बन गए हैं जिसमें हम चाहते हैं कि सब लोग एक्सेल कर जाएं। एवरीबडी कैन नॉट एक्सेल। हर एक आदमी का अपना क्षेत्र होता है, अपनी फील्ड होती है। हाँ, आप में जो प्रतिभा है आप उसको निखार सकते हैं। यू कैन एक्सेल इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, यू कैन एक्सेल इन द फील्ड ऑफ साइंस, यू कैन एक्सेल इन द फील्ड ऑफ
ह्यूमैनिटीज, हर चीज में स्कोप है, हर जगह पे स्कोप है. दैट यू हैव टू फाइंड आउट. एंड नाउ द कंपटीशन इज द वर्ल्ड. कंपटीशन आपका अपना घर नहीं है, अपने रिश्तेदार नहीं है, अपना एक एनवायरनमेंट नहीं है. इंटरनेट के आने से द कंट्री इज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड एंड हियर यू आर फेसिंग प्रेशर फ्रॉम द अदर पर्सन हु इज आल्सो स्टडीइंग. सो उस कंपटीशन के लेवल पे आपको तैयार होना है. सो यू हैव टू एक्सेल इन व्हाटएवर यू डू. आप जो करें मन से करें. जो मन होता है ना बड़ा विचलित होता है. आपने वो पढ़ने की क्षमता जो डेवलप करी है वो पेरेंट्स के प्रेशर में करी है, अपने एक टारगेट पे करी है. आप पढ़ते हैं जब एग्जाम आता है. जब तक उस पद्धति से अलग हटके आप अपने सुख के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे, अपनी खुशी के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे, या जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है आप उसको विकसित नहीं करेंगे, तब तक आप इनोवेट नहीं कर सकते. एज ए एजुकेशनिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे टीचर्स लाने की जो बाय चॉइस टीचिंग के प्रोफेशन में आ रहे हैं, जो 100 एग्जाम में पास नहीं हुए इस वजह से टीचिंग में आ रहे हैं. ऐसे टीचर्स से स्टूडेंट्स का भी नहीं भला हो सकता. हमें तो ऐसे टीचर्स हम लाए हैं यहाँ पे. एंड आई एम प्राउड ऑफ माई फैकल्टी दैट दे आर रेडी टू टीच एंड दे आर हैप्पी इन टीचिंग. लेट्स हैव अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. मेरा दायित्व इतना है कि एज एजुकेशनिस्ट आई टू फाइंड आउट न्यू वेज for teaching, new ways for imparting the knowledge at this campus so that you can find a better career and do well in your life. Thank you. Thanks for coming, all the guests. I am basically obliged, and next year we will be having a bigger conference, and I would like to see you all again on the same dais. Thank you. अम्बिका जी बहुत बहुत धन्यवाद उस ऊर्जा से भरे हुए उद्बोधन के लिए. और टू बी ऑन लाइटर नोट वो इसलिए भी सर कि हमारे यहाँ और वैसे भी भारत में सर अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है. दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, तो इट हार्डली मैटर्स. और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबने अपने अमूल्य समय में से हमें समय दिया और सबने अपने अपने क्षेत्र के अलावा जो कार्य किया है विभिन्न क्षेत्रों में. तो फिर मुझे वही सरदार जाफरी याद आते हैं कि अभी तो चंद ही जलवे ही उभर आए हैं, रंग है और मेरे दिल के गुलिस्तान में अभी मेरे आगोशित तखय्युल में है लाखों सुबहें, आफ्ताब और भी हैं मेरे गिरवा में. बहुत आप सबसे अनुरोध है कि ये देश एक डेवलपिंग है और जिस देश में सुई नहीं बनती थी, अगर आज हम मंगलयान पे पहुंचे हैं तो इस देश के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे ऐसे इनोवेशंस जो हुए, इन्वेंशंस जो हुए इस देश की पृष्ठभूमि पर, ये ऑनगोइंग है. ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आज इस देश को हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचाते. तो ये कोई और मैंने अपने भाषण में भी यही कहा कि इस देश में, भारत देश में, अगर आज हम ब्रह्मोस बना रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र तो बहुत पहले बना था. आज अगर हम सबसे तेज़ गति के विमान बना रहे हैं तो जो पुष्पक विमान था वो तो रामायण काल में उसका संदर्भ दिया गया. ये देश में हमेशा, इसी देश में, भारत देश की ऐसी समृद्ध संस्कृति और हमारा विरासत रही कि यहाँ पे हमेशा से इन्वेंशंस, इनोवेशंस और डेवलपमेंट होते रहे हैं. तो मैं तो उसको कंट्रीब्यूट करती हूँ कि एक दिन में, एक साल में, 10 साल में या 100 साल में ये इमारत नहीं खड़ी हुई, देश नहीं खड़ा है. इसमें निरंतर कल भी होता रहा है, आज भी हो रहा है और भविष्य में भी रफ्तार की बात मैंने तो कहा ना, फिर मैं उसको रिपीट करती हूँ कि ये तो इस देश की विरासत रही है. जिस रफ्तार से तब हुआ महाभारत काल में और रामायण काल में, तो उससे ज़्यादा स्पीड तो और कहीं नहीं हो सकती थी. तो तब भी हुआ है, मध्यकाल में भी हुआ और हमारे भविष्य में भी होता रहेगा. स्वागत है. मैं हूं क्षितिज कांत.
आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मनोज दीक्षित साहब। आपको बता दूं, एक्स वाइस चांसलर रहे, पिछले वाइस चांसलर थे अवध विश्वविद्यालय के, और उससे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। काफ़ी लंबा समय टीचिंग से गुजरा है और बात करेंगे आज ये जो दौर गुजरा है इसके बारे में भी। और आज हम अंबालिका इंस्टीट्यूट में हैं, तो यहाँ पे बच्चों से बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाइस चांसलर भी रहे और आप तो लगातार स्टूडेंट के बीच में भी रहते हैं और एजुकेशन क्षेत्र में ही पूरा रहे। आज सर सबसे पहले बात करते हैं अंबालिका इंस्टीट्यूट में जब सब बच्चों से बातचीत होती है, तो वो इंटरेक्शन सा कैसा था? क्योंकि बच्चों से बात करना हमेशा ही सुखद होता है, लगभग सार्थक करने के लिए और उनकी क्षमताओं को और उनकी ऑटोनॉमी को बढ़ाने के लिए। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि एक टीचर और एक टॉट के बीच का रिलेशनशिप जो है वो भगवद गीता से अच्छा कहीं नहीं। कृष्ण भगवान अर्जुन को लड़ने की शिक्षा दे रहे हैं या तो संदेश दे रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वो उसमें 98वें अध्याय का वो 63वां या 64वां श्लोक है, वही श्लोक है जो कि स्टूडेंट को स्टूडेंट बनाता है। और वहाँ जब कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो कुछ मुझे ज्ञात था, जो कुछ मैंने ज़िंदगी में अर्पण किया, वो सब मैंने तुझे दे दिया, अब मनन कर और अपने निर्णय ले। ये तो निर्णय लेने की स्वायत्तता जो है वो एक्चुअली स्टूडेंट के लिए क्रक्स है पूरी पढ़ाई का। सारा का सारा निर्णय लेने की क्षमता सरकार ने अपने ऊपर ले ली, और सरकार और शिक्षा का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि शिक्षा पूरी तरह से स्वायत्त व्यवस्था होनी चाहिए। भारत में तभी तक विकास हुआ है जब तक शिक्षा व्यवस्था सरकार से अलग रही है, और दुनिया में आज भी शिक्षा व्यवस्था सरकार से अलग है। केवल और केवल अगर प्रयोग किया जाना है तो चाइना में किया जाए, इसके अलावा कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, विकसित व्यवस्था नहीं है जहाँ पर सरकारें विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करती है। न्यूज़ नेटवर्क के साथ कोई आपके भी प्रश्न तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा ज़रूर। धन्यवाद।